ओके जी, कल के लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे आपके टाइप्स पढ़ी थी या हाँ जी, हमने पढ़े थे बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप की टाइप्स पढ़ी थी जी। एक आपकी बेसिक टाइप्स थी और साथ ही साथ आपकी अदर टाइप्स थी। आज हमने पढ़नी है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कस्टमर। ये कल का लेक्चर था जी हमारा, जिसमें हमने पढ़े थे रिलेशनशिप की टाइप्स। आपका बेलर एंड बेली का हो सकता है, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी का हो सकता है, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। आज आपका टॉपिक है जी फर्स्ट वाला, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर के क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले हम उसकी ड्यूटीज़ डिस्कस कर लेते हैं जी। ड्यूटीज़ उसकी क्या क्या है जी, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो काम उसने करने हैं, वो कौन से काम है जी जो आपके कस्टमर पे लाजमी है कि उसने वो काम करने हैं, और अगर वो नहीं करता तो फिर उसकी गलती कंसिडर की जाती है। फर्स्ट वन है जी बैंकिंग आर्ट। बैंकिंग आर्ट से मुराद ये है कि आपके हर कस्टमर की ड्यूटी है कि उसने अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या कोई भी काम करना है बैंकिंग के बिजनेस से रिलेटेड, या अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन और करनी है, सेल एंड परचेज करनी है बैंक के थ्रू, अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, यानी आपको ब्रांच से कोई काम है तो वो सब काम उससे बैंकिंग आवर्स में करने हैं। यानी जैसे ही बैंक का टाइम है 9 to 5, आपने उस 9 से 5 के अंदर अंदर करने हैं, उसके बाद आपको बैंकिंग आवर्स के बाद आने की इजाज़त नहीं है। आउटडेटेड चेक का मतलब है जी ऐसा चेक जो एक्सपायर हो गया हो। मैंने पहले भी बताया हुआ कि हम आगे चल के चेक की टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें आएंगी आपकी पोस्ट डेटेड चेक, आउटडेटेड चेक, प्री डेटेड चेक, या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स या टाइप्स उसकी आएंगी। अब ये कस्टमर की ड्यूटी है, और सबसे पहली बात ये कि आपका जो चेक है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। सपोज आपको अगर किसी ने चेक दिया है ऑन 1 तो वो चेक 30 जून तक वैलिड है, यानी आप 30 जून तक उसको किसी भी टाइम पे जाके कैश करवा सकते हैं। कहते हैं जब ये कस्टमर की ड्यूटी है कि वो 6 महीने का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले, यानी उस चेक के आउटडेटेड होने से पहले पहले उसको रिसीव यानी उसको कैश करवा लिया, उसके बाद उसका वो चेक कैश नहीं होगा। और ये भी कस्टमर की ड्यूटी में है कि उसने खुद जाना है बैंक को, घर जाके आपसे चेक लेने से यहाँ उसने कहा जी कोई भी चेक जो आउटडेटेड होने से पहले पहले उसको कैश करवा लेना भी आपके कस्टमर की ही ड्यूटी है। अनऑथोराइज पर्सन का मतलब ये है जी कोई भी ऐसे शख्स को आपने एक्सेस नहीं देनी अपने अकाउंट तक, अपनी चेकबुक तक, अपने एटीएम तक, या अपने पिन कोड जो भी है आपके, मतलब जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर बैंक अकाउंट, आपने किसी भी ऐसे शख्स को नहीं देनी जिसको आप नहीं जानते। ठीक है जी। और ये उसकी ड्यूटीज में शामिल है कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसको अप्रोच कर लेता है या किसी भी तरह उसकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गई है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, वार्निंग। ये इसीलिए है जी कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन आपके अकाउंट तक एक्सेस हासिल कर चुका हुआ है, उसके पास आपकी चेक बुक है या आपका एटीएम कार्ड है या कुछ भी है, अगर एटीएम कार्ड का पिन किसी को पता लग गया है तो आप अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराएं और बैंक को वार्न करें जी कि मेरा अकाउंट फौरन से ब्लॉक कर दिया जाए। या फिर अगर आपको लगता है जी कि कोई और आपके साइन करके चेक कैश करवा रहा है तो फौरन बैंक को इन्फॉर्म करना, यानी उसे वार्निंग देनी है कि जी ये चेक आपने कैश नहीं करना। ये भी आपकी ड्यूटीज में शामिल है। अब बैंक को तो नहीं पता कि ये मेरे आपके अकाउंट में से पैसे, यानी हमने चेक किसी और को भी तो दिया हो सकता है, इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ कस्टमर के बैंक को वार्न करें, इन्फॉर्म करें कि मेरा अकाउंट या मेरी इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो गई है, मेरे सिग्नेचर कोई और कॉपी करके अकाउंट में से पैसे निकलवा रहे, तो आपने मुझसे पूछे बगैर कोई भी पेमेंट रिलीज नहीं करनी। फिफ्थ पॉइंट है जी केयरफुल ड्रॉ ऑफ चेक। केयरफुल ड्रॉ ऑफ चेक में भी यही है जी कि आपने अपने चेक को इस तरह से फिल आउट करना है, यानी आपने जब रकम फिल करनी है या पैसे लिखने हैं तो आपने कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी मिस्टेक नहीं छोड़नी जिसकी वजह से उस अमाउंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब वो कैसे है जी, जब आपने चेक फिल करना है तो दो जगह अमाउंट लिखी जाती है, डिजिट्स में भी लिखी जाती है और साथ में वर्ड्स में भी लिखी जाती है। डिजिट्स का मतलब है जी 1 2 3, जो मैथ्स वाले मैथमेटिक कैलकुलेशन वाला 1 2 3 है वो वाला। वर्ड्स का मतलब है जिसको इंग्लिश में या उर्दू में लिख देना, अगर 10,000 है तो इंग्लिश में लिख देना जी 10,000 रुपीज ओनली। यहाँ ये कहता है जी कि उन दोनों कॉलम्स में या उन दोनों जो जगह पे आपका फिल करते हुए चेक, आपने दरमियान में इतनी स्पेस नहीं छोड़नी कि वहाँ कोई और वर्ड लिखा जा सके। और ये मतलब अच्छी बात भी है कि बैंक कभी भी ओवर राइट हुए हुए, यानी अगर आपने लिख के काट के कुछ और किया हुआ है तो बैंक अनटिल एंड अनलेस उस अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर ना हुए हों वो चेक कैश
नहीं करता। तो उसने यही कहा है कि आपने जब चेक ड्रॉ करना है या चेक काटना है, जिसको कहते हैं पंजाबी में कि जी चेक काट दें, एक चेक बना दें, मुझे लिख दें, तो चेक लिखते वक्त आपने जब अमाउंट लिखनी है तो आपने कोई भी ऐसी जगह या स्पेस नहीं छोड़नी जिसकी वजह से आपकी अमाउंट रेज की जा सके। सपोज अब कैसे रेज की जाएगी जी, 1000 रुपया लिखा है या आपने और आगे पीछे जगह छोड़ दी है, डैशेस नहीं डाले, वो स्लैश लाइन लगा के आगे डैश नहीं डाला, जिस तरह से नॉर्मली, एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सपोज हम लिखते हैं अमाउंट, जो मुझे आदत है लिखने की वो ऐसे है जी, ये पेन ऐसे करके 1000 लिखूंगी, साथ में ये और आगे ऐसे, मतलब, और यहाँ पे पहले ही ऑटोमेटिकली रुपीज का वर्ड लिखा होता है। जब आप चेक का कॉलम फिल करते हैं रुपीज वाला, तो वहाँ जिस भी करेंसी में आपका अकाउंट होता है वो लिखी होती है। इसके बिल्कुल साथ से लिखना शुरू करें और ऐसे करके इसको क्लोज कर दे कि इस 10,000 में कोई और अमाउंट ऐड ना हो सके। और फिर जब आपने वर्ड्स में लिखनी है तब भी दरमियान में लिखते हुए कोई स्पेस खाली ना छोड़े, ताकि उसकी जगह 10,500, 10,900 कुछ इस तरह का वर्ड ना लिखा जा सके। ठीक है जी, दीज आर योर ड्यूटीज बीइंग अ कस्टमर। उसके बाद आपके राइट्स क्या क्या है जी। सबसे पहला राइट आपका ये है जी कि आप अपने अकाउंट पे चेक या अपने बैंक पे चेक ड्रॉ कर सकते हैं, बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं जी मेरे इस चेक के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। सेकंड वन है जी रिसीव ऑफ पासबुक, राइट टू रिसीव पासबुक। अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे आपको, यानी बीइंग अ कस्टमर, आपको ये लगता है जी कि मेरे कैश में और मेरे बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं जी, बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका ये राइट है कि आप उसको कह सकते हैं जी कि मुझे मेरी पासबुक इशू कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे मिसमैच आ रहा है। थर्ड वन है जी राइट ऑफ करेक्शन। कहते हैं कि अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में बैलेंस में कहीं कोई मिस्टेक है, आपका नाम गलत लिखा गया है या कोई और मिस्टेक है, तो आपके पास ये राइट है बीइंग अ कस्टमर कि आप उसको करेक्ट करवा सकें। उसके बाद है जी राइट टू सू, यानी आप उस पर कानूनी कार्रवाई या मुकदमा भी कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं जी, कहते हैं जी अगर आपने वार्न किया था लेकिन वार्न करने के बावजूद बैंक ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है कि आपका जो अकाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन होगी और उसकी वजह से आपको लॉस हो गया है, तो अब आपके पास राइट है जी के बैंक को सू कर दें, बैंक को केस कर दें बैंक के अगेंस्ट के जी मैंने वार्न करने के बावजूद इसने मेरी पेमेंट रिलीज की है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो गया है। फिफ्थ पॉइंट है जी राइट ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट। बैंक के पास, सॉरी बैंक कह रही हूँ, कस्टमर के पास ये हक है कि उसने जो पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं वो किसी भी टाइम पे जितनी मर्जी अमाउंट वहां से रिसीव कर सकता है, यानी अपने पैसे किसी भी टाइम वो निकलवा सकता है, बैंक कभी भी उसे मना नहीं कर सकता। चाहे वो बैंकिंग आवर्स हो, बैंकिंग आवर्स में आप चेक के थ्रू किसी भी तरीके से निकलवा सकते हैं, और आफ्टर बैंकिंग आवर्स आप एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसके थ्रू निकलवाना चाहें आप ले सकते हैं। दिस इज योर राइट, आपको कोई इससे मना नहीं कर सकता। सिक्स पॉइंट है जी राइट ऑफ रिसीविंग प्रॉफिट्स। अगर आपका अकाउंट करंट अकाउंट के अलावा है, यानी कोई आपने सेविंग अकाउंट को ओपन करवाया हुआ है, आपका फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, आपका बीबीए यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट है, आपका इनहैंस सेविंग अकाउंट है, और आपका राइट है जी कि आपको प्रॉफिट मिले, तो फिर आप अपने, आपका राइट है तो आप इसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं और कोई भी आपको मना नहीं करेगा। उसके बाद है जी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बैंकर। कहते हैं जी कस्टमर की तो कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसी तरह आपके बैंकर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज या उसके भी कुछ हकूक और फराइज हैं। पहला वाला ड्यूटी है जी उसकी सीक्रेसी, यानी कि आपके बैंक का सबसे पहला पॉइंट है, सॉरी बैंक का पहला ड्यूटी ये है या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जी कि आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखे, किसी को उसके बारे में ना बताए। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट एक ही चीज में एक्सप्लेन कर देती हूँ जी कि बैंक की ये ड्यूटी है कि अगर आपने कहीं से चेक की पेमेंट लेनी है यानी कलेक्शन लेनी है या आपने कहीं पे करना है चेक के थ्रू, तो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट्स कर भी सकता है और कलेक्ट भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है जी ट्रस्टी, इसको मतवली कहते हैं उर्दू में। ट्रस्टी का मतलब है जी निगरान। अगर आपने अपने बैंक को अपना ट्रस्टी बनाया है जी किसी पॉइंट में कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी तो आप कर सकते हैं, तो उस सूरत में भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक ट्रस्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरह से फुलफिल करे। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इज द ड्यूटी ऑफ योर बैंक। अगर आपकी ड्यूटी लगाई है कस्टमर ने कि आप उसके बिहाफ पे सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स की सेल एंड परचेज कर सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपकी कीमत ज़्यादा होगी बेचने को कह देगा, या आपको हक दे दिया जी कि जिस टाइम मर्जी चाहे आप बेच सकते हैं, तो बैंक की ये ड्यूटी है जी कि वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी
करेगा। ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यानी इतबारी खत खोलना, या हाँ जी इतबारी खत उर्दू में कहते हैं जिसको। इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम गैर मुल्की तिजारत कर रहे होते हैं तब क्या होता है जी कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जिनको हम पे ट्रस्ट नहीं होता कि हम पेमेंट करेंगे। वो ये कहते हैं जी कि हमें आप पर यकीन नहीं है, आप ऐसा करें अपने बैंक के पास जाएं, उनसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आए कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके बिहाफ पे आपका बैंक पे करेगा। तो हम अपने बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं भाई साहब एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दें और अपनी गारंटी दे दें। अच्छा, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है, ये हम अगले चैप्टर्स में चल के जब आपके निगोशिएबल एंड नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर आएंगे वहाँ हम डिटेल से आपका लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्कस करेंगे, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आप कस्टमर हैं और बैंक में आपका अकाउंट है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बैंक के वो आपको एलसी ओपन करके दे। सेफ डिपॉजिट अब बैंक की एक और ड्यूटीज में शामिल है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसे आपने अपने अकाउंट में रखवाए हुए हैं उनकी हिफाजत करे। उसको ये ना कहे कि जी मैंने इसकी हिफाजत नहीं करनी या इसको संभाल के नहीं रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बैंक की वजह से यानी कोई चोरी हो जाती है, कोई और मिस्टेक हो गई है बैंक से, तो यानी वो सेफ नहीं रख सका आपकी चीज़ों को, तो उस सारे लॉस की भरपाई आपका बैंक ही करेगा। 8(1) है जी लास्ट ड्यूटी जो है आपकी बैंक की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जी डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं और आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है तो आपका कस्टमर जो है सॉरी उसको पैसों की ज़रूरत है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कस्टमर को फॉरेन एक्सचेंज फराहम। उसके बाद उसके कुछ राइट्स भी हैं जी। राइट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जी उसका हक है कि अगर उसने आपको लोन दिया हुआ है तो वो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करे। दो टाइप के इंटरेस्ट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे जी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है जी आपकी हर साल जितना प्रॉफिट लगेगा वो भी आपके अमाउंट में ऐड होकर अगले साल, ये सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया था तो उस पर अगर 5% 10% प्रॉफिट या इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, यानी 1 लाख सॉरी 10 लाख के ऊपर जब आप इंटरेस्ट लेंगे 10%, तो वो आएगा आपका आई थिंक सो 10,000 या 1 लाख जितना भी कर रहा है, आई थिंक सो 10,000 आएगा। तो अगले साल जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 1 लाख की बजाय 1,10,000 पे चार्ज करेंगे। तो वो कहता है कि आपके बैंक का राइट है कि वो सिंपल की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर सके। उसके बाद उसका सेकंड राइट है जी क्लेम चार्जेस। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे इंसान हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसने अपने चार्जेस या अपना मुआवजा लेना ही लेना। इसी तरह अगर बैंक आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपके पैसे महफूज रख रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपके वैल्यूएबल गुड्स की हिफाजत कर रहा है, आपको एसएमएस अलर्ट से कर रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहा है, इन शॉर्ट सब सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ चार्जेस उसका राइट है। राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन क्या है जी? इन केस ऑफ सिक्योरिटीज, जब आपने लोन लिया हुआ और आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई हुई है तो बैंक के पास अब हासिल है जी उसे कि अगर आपने उससे कोई लोन लिया था और उसके बदले में सिक्योरिटी रखवाई थी और अगर साल 2 साल बाद आप ये कहते हैं कि मैं अपना लोन रीपे नहीं कर सकता, तो बैंक हैज़ द राइट ऑफ लियन के उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे पूरे कर ले, यानी उस सिक्योरिटी को सेल आउट करने का राइट आपके बैंक के पास मौजूद है। बट इस पॉइंट में उसने साथ ये भी लिखा होगा कि उसके जितने डिपॉजिट मौजूद हैं उस कस्टमर के या अकाउंट होल्डर के, उनको छेड़ने का हक बैंक को हासिल नहीं है। फोर्थ पॉइंट है रियल लास्ट राइट टू एडजस्ट डेबिट बैलेंसेस। हम बैंक की बुक्स में उसके क्रेडिटर हैं क्योंकि उससे कभी ना कभी हमारे पैसे वापस करने हैं, तो कहते हैं कि हमारा नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होगा। डेबिट बैलेंस से मुराद ये है जी जितने हमारे अकाउंट से चार्जेस कटे हुए हैं या और कहीं पेमेंट्स हुई हैं उनको एडजस्ट करने का राइट बैंक के पास मौजूद है कि उसको एडजस्ट कर दे, कहीं ना कहीं से माइनस करके आपका बैलेंस इक्वल कर दे। लास्ट जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो है जी टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है जी वो कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें कस्टमर का और बैंकर का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और वो रिलेशनशिप खत्म होने से मुराद आपका अकाउंट क्लोज होना है कि अकाउंट कब कब क्लोज हो सकता है। कहते हैं जी दोनों तरफ से अकाउंट बंद हो सकते हैं, आपका बैंकर भी आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है, यानी बैंक भी और कस्टमर की तरफ से भी। पहले वो पॉइंट्स है जिनकी वजह से आपका बैंक आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है। नंबर 1 है जी डेथ ऑफ द कस्टमर। अगर कोई इंसान मर जाता है यानी अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो और उसको जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट या उसकी खबर मिलती है कि मेरा अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, ही इज़ नो मोर, तो आपका अकाउंट वो फौरन से क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो पैसे अपने पास रखेगा, वो उसकी विल के मुताबिक यानी उसकी जो उसने ख्वाहिश या वरासत जाहिर की होगी उसके मुताबिक वो उसके लीगल एयर्स में या जो कानूनी वारिस हैं उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है।
उसके बाद है जी इनसेनिटी ऑफ अ कस्टमर। जब बैंक को पता चलता है जी कि उसका कस्टमर इनसेन मतलब पागल हो गया, वह अचानक एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगी, वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा, जैसे ही आपके बैंक को ये चीज़ पता चलेगी तो वो आपका अकाउंट क्लोज कर देगा, आपका और बैंक का रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर एट द पॉइंट इन टाइम जब आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कोई भी कस्टमर दिवालिया हो गया है, कंगाल हो गया हुआ है, ही इज नो मोर एबल टू पे हिज डेट्स, तो तब भी आपका बैंक आपके अकाउंट्स को क्लोज कर देता है, फ्रीज कर देता है और अपने रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देता है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का मतलब ये है जी अदालत की तरफ से कोई भी हुक्म अगर आया है कि जी इसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाए इस शख्स का या फला फला शख्स का, तब भी आपका और बैंक का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अब कोर्ट डिफरेंट सिनेरियोज में ऐसे ऑर्डर्स इशू कर सकती है जी। वो कोई भी हो सकता है कि अगर आपका मतलब इंसॉल्वेंट है, उसने रिक्वेस्ट की थी बैंक से कि मुझे डिक्लेयर कर दें, मेरे अकाउंट फ्रीज करा दें। कोई आपका क्रिमिनल है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई कातिल है, और बैंक कह रही है, बैंक को ऑर्डर आया है गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से कि जी इसके अकाउंट को ताहुक्म सानी यानी अनटिल एंड अनलेस सेकंड ऑर्डर आपने इसमें से कोई पेमेंट रिलीज नहीं करनी, तो तब भी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है और बैंक और आपका रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इनसफिशिएंट बैलेंस कहता है जी कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस की शर्त लाजमी होती है। अगर उसमें मिनिमम बैलेंस की लिमिट आपने काफ़ी अरसा हो गया है, 5 महीने 6 महीने साल हो गया, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो उस सूरत में भी बैंक आपका अकाउंट आपको इन्फॉर्म किए बगैर क्लोज कर देगा। नोटिस ऑफ असाइनमेंट। अगर आपने बैंक को कोई काम दिया था कि जी मेरे पैसे फलां अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा, तो बाय द टाइम वो नोटिस ऑफ असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर देता है। नॉन प्रॉफिटेबल ऐसे अकाउंट्स जो बैंक को लगता है जी कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, ना तो इनमें कोई मिनिमम बैलेंस रखा जा रहा है, ना ही ये ऑपरेटिव है, तो ऐसे अकाउंट्स को भी बैंक क्लोज कर देता है। अब वो कहते हैं जी कस्टमर की तरफ से किन किन सूरतों में अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन है जी चेंज इन रेजिडेंस। जब आप अपनी रिहाइश तब्दील करते हैं यानी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये परमानेंट की सूरत में हो सकता है जी। अगर आप टेम्परेरी करते हैं तो उस सूरत में अकाउंट क्लोज, यानी आप एक जगह छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, मतलब एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क परमानेंट रेजिडेंसी चेंज कर रहे हैं, तो तब भी आप अपना अकाउंट क्लोज करा देते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे बोथ आर द रीज़न। यानी आपके एक तो आपका बैंक पे एतमाद उठ गया, हो सकता है वो लोगों के पैसे लेके भाग गया हो या बैंक करप्ट हो गया हो, यानी उसका दिवाला निकल गया बैंक का। जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब की एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाते हुए दी थी कि एक पॉइंट इन टाइम आया था जब उसके सारे अकाउंट्स लोग पैसे लेके अपने वापस चले गए थे, आपका बैंक ऑफ पंजाब बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया, इसकी हेल्प की और इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया। उस सूरत में भी आपका जब कॉन्फिडेंस आवाम का ख़त्म हो जाता है तो आपका अकाउंट लोग मतलब टर्मिनेट कर देते हैं आपके साथ अपना रिलेशनशिप। अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के जी आपने जो सर्विसेज बैंक से मांगी हुई हैं वो आपको नहीं दे रहा और आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो तब भी आपका अकाउंट या रिलेशनशिप टर्मिनेट कर देते हैं आपस में। फोर्थ वन है जी लो प्रॉफिट और इंटरेस्ट। आपने सपोज सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ था या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट था और आपका बैंक आपको उस हिसाब से पे नहीं कर रहा जिस तरह से दूसरे बैंक कर रहे हैं, तब भी आपका कस्टमर अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बल्कि हमने काफ़ी पढ़ लिया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है।